नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फाइंड द एरर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस करेंगे हम जिनके अंदर कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है आज का। आई नो ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। यानी उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। किस चीज़ के ऊपर? इंग्लिश को इम्प्रूव करने के ऊपर। तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, क्योंकि आई नो ही इज हैविंग, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। मैं जानता हूँ ऐसा कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पर है? गड़बड़ है यहाँ पर इज हैविंग में। ठीक है, यहाँ पर इज हैविंग ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जब भी यहाँ कहीं पर भी पोजेशन की बात हो, ठीक है, यहाँ पर बुक्स का पोजेशन है किसी के पास, ठीक है, किसके पास? ही के पास। तो बुक्स का पोजेशन है, तो जब भी पोजेशन होगा वहां पर हम इज हैविंग का यूज कभी भी नहीं करेंगे। याद रखेंगे, ये रूल है। वहां पर हैज, हैव या हैड का यूज होगा जब भी पोजेशन की बात हो। इज हैविंग का यूज कब होता है? देखिए, इज हैविंग का यूज होता है टेम्परेरी एक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि जब हमें थोड़ी देर के लिए कोई काम करना है या कर रहे हैं, तो वहां पर हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। जैसे वी आर हैविंग टी। यानी कि जब हम कुछ भी खाते या पीते हैं, तो यहां पर जो एक्शन हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए है। तो जब भी हम खाने पीने के लिए कोई चीज यूज करते हैं या खाते हैं, तो वहां पर हैविंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पोजेशन के केस में यानी मालिकाना हक के केस में हम कभी भी इज हैविंग का यूज नहीं करेंगे। हैविंग का यूज हमेशा टेम्परेरी एक्शन के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सही सेंटेंस होगा आई नो ही हैज ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगला सेंटेंस है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन ए फ्यू सेंटेंसेज। तो सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको थोड़े से सेंटेंसेस में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो इस सेंटेंस में गलती है एज के साथ। ठीक है, तो यहां पर एज का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज होगा दैट का। आइए समझते हैं। देखिए, रूल क्या कहता है कि जब भी सो सो के बाद कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आए और हमें क्या दिखाना है, इसके साथ हमें कोई रिजल्ट दिखाना है, ठीक है, या परिणाम दिखाना है, तो उसके बाद हमेशा दैट का यूज होगा। यानी कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसका परिणाम क्या है कि उसको थोड़े से सेंटेंसेस में नहीं दिखाया जा सकता या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यूज होगा सो के बाद। यहाँ पर सो है, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड यानी कि वो जटिल है, यानी कि एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमें यूज करना है दैट का, एज का यूज नहीं करना। तो सो के बाद कभी कभी एज का यूज होता है, लेकिन कब होता है? कंपैरिजन में यूज होता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको। ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। ठीक है, कि वह उतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई है। तो यहाँ पर सो के बाद हम एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कंपैरिजन दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर एक परिणाम दिखाया जा रहा है, जटिलता का परिणाम, उसकी वजह से उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में हम सो के बाद किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है ए सेल इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी सीन विद ए नेकेड आई। मतलब जो सेल होता है यानी एक कोशिका होती है, वो सबसे छोटी आइडेंटिफाइबल यूनिट है किसकी? लाइफ की, जिसको हम नहीं देख सकते नेकेड आई से यानी खुली आंखों से, या फिर एक साधारण आंख से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? यहाँ पर है ए के साथ गलती। तो यहाँ पर आना चाहिए विद द नेकेड आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर ये जो द नेकेड आई है, ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो कोई भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन होगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम अपने अनुसार बदल नहीं सकते। जैसे यहाँ पर द नेकेड आई है, ऐसे ही और जैसे एट द सेम टाइम, ये भी एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है उसी समय। ठीक है, इन द एंड, अंत में, या फिर हम बोल सकते हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये भी क्या है? एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। ऑन द होल, कुल मिलाकर जैसे बोलते हैं ऑन द होल। ठीक है, तो ये भी क्या है? फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर हर जगह दा का यूज हो रखा है। तो इस तरह से जो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होती हैं वहां पर हम अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते। तो द नेकेड आई एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है या फिर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसलिए यहाँ पर दा का ही यूज करना पड़ेगा। जहां पर भी ये नेकेड आई हमें दिखाई देगा उसके आगे क्या लगेगा? दा लगेगा। अगला सेंटेंस है
इफ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट करियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट को अगर एडवाइस चाहिए करियर्स के बारे में तो उसको कंसल्ट करना चाहिए किससे, करियर्स ऑफिसर से। तो यहाँ पर गलती कहाँ है, यहाँ पर गलती है दो जगह, ठीक है, एक तो यहाँ पर गलती है और एक यहाँ पर गलती है, ठीक है, दोनों में ही सिमिलर आएगा यानी कि एडवाइस आएगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एडवाइस, ठीक है, और यहाँ पर करियर आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है, तो एडवाइस यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि एडवाइस क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसकी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं की जाती। हालांकि हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस, ये ठीक है, ठीक है, तो एडवाइसेस नहीं होता कभी भी, एडवाइस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही यहाँ पर करियर ऑफिसर यानी ऑफिसर की एक विशेषता है, वो करियर के बारे में बताता है, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर करियर आएगा ना कि करियर्स आएगा। अगला सेंटेंस है, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क गुड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो मशीन है वो अच्छी लग रही है लेकिन वो इतनी या बहुत ही ज़्यादा बैडली डिजाइंड है कि वो सही से काम नहीं करती। तो यहाँ पर गलती है गुड में, ठीक है, तो यहाँ पर गुड की जगह क्या आएगा, वेल आएगा। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। देखिए जो गुड होता है वो क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और जो वेल है ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा। गुड हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा लेकिन वेल एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का क्या भाव निकल के आ रहा है कि वो सही से काम नहीं करती, जो मशीन है वो सही से काम नहीं करती, डजंट वर्क गुड। तो वर्क यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या क्या करेगा, वो एडजेक्टिव करेगा। तो वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है, सॉरी, वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब करेगा, तो वर्ब के बाद हमें एडवर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो गुड तो एडवर्ब है नहीं, ये एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पर एक एडवर्ब लगाना पड़ेगा जो कि क्या होता है, वेल। तो वेल दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का। और वेल एडजेक्टिव का कहाँ काम करेगा, जैसे एक सेंटेंस है, आई एम नॉट वेल, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो वहां पर हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वेल है ये एक एडवर्ब के तौर पर आया है, तो वर्क के बाद आएगा वेल। तो सही सेंटेंस होगा, दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क वेल। अगला सेंटेंस है, ही इज वेल नाउन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ है गड़बड़, गड़बड़ है एज वेल एज के साथ। यहाँ पर एज वेल एज की जगह क्या आएगा, एंड आएगा। क्यों आएगा आइए समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बोथ की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर बोथ आया है, तो जब भी सेंटेंस में बोथ बोथ के बाद हमें यूज करना है एंड का, ठीक है, तो बोथ के बाद यूज होता है हमेशा एंड का, एज वेल एज का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर गलती है एज वेल एज की। तो सही सेंटेंस होगा, ही इज वेल नाउन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। अगला सेंटेंस है, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ इज ए डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसे एक डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट होता है एनालॉजी कंप्यूटर से। तो यहाँ पर गलती है इज की। ऐसा क्यों है आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमें ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेशन का एक तो साइन नहीं है, और जैसा कि पढ़ने से पता चल रहा है कि एक्सप्लेन करना है, कि क्या एक्सप्लेन करना है, कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एनालॉजी कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है, तो ये बात बोली गई है, ठीक है। तो प्लीज एक्सप्लेन टू मी, तो मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसे ये चीज है कि डिजिटल कंप्यूटर डिफरेंट है एनालॉजी कंप्यूटर से। तो यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, और यहाँ पर जो रूल लगा है वो इंटेरोगेशन का लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इज है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर। देखिए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल देके और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस है, टेल मी वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए ये सेंटेंस जो लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि इसमें ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है टेल मी, मुझे बताओ, तुम जहां जा रहे हो वो चीज बताओ, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर ये जो क्लोज है ये इंटरोगेटिव क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर आएगा यू के बाद, ठीक है। तो सही सेंटेंस होगा, टेल मी वेयर यू आर गोइंग, यानी कि तुम मुझे बताओ वेयर, जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में बताओ।
तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक असर्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ ए डिजिटल कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर। ऐसे ही ये दूसरा सेंटेंस है, टेल मी वेयर यू आर गोइंग। तो इस तरीके से इस रूल के साथ इस सेंटेंस को हम ठीक करेंगे, इसको लगाएंगे कंप्यूटर के बाद। अगला सेंटेंस है, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। यानी कि हम सब सरप्राइज थे क्या देखकर कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर गलती है, सरप्राइज से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस यानी कि हम सभी, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर। ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड टू सी। तो रूल क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। तो रूल कह रहा है कि देखिए, जब भी सरप्राइज्ड है और उसके बाद प्रपोजिशन है जैसे टू या एट या बाय, ठीक है, तो हमें उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरप्राइज्ड है उसके बाद क्या है, टू, तो उससे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, वो इज वॉज वर आर कुछ भी हो सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो यहाँ पर यह है गलती। लेकिन अगर जब भी जो सरप्राइज है उसका यूज मेन वर्ब के तौर पर हुआ है, ठीक है, तो वहां पर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक सेंटेंस है, द रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर्स, यानी जो रिजल्ट आया उसने सभी टीचर्स को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। तो यहाँ पर ये जो सरप्राइज्ड है ये मेन वर्ब के तौर पर आया है। तो यहाँ पर, और उसके बाद ना ही कोई प्रपोजिशन है, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द रिजल्ट सरप्राइज द टीचर्स। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे एक और एग्जांपल है, इट सरप्राइजेज मी दैट ही रिमेंबर्स एवरी डिटेल। मुझे यह हैरान करता है कि उसे हर बात याद है। तो यहाँ पर भी सरप्राइज के बाद क्या है, कोई भी प्रपोजिशन नहीं है, तो उसके बाद भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस एकदम ठीक है, इट सरप्राइजेज मी दैट ही रिमेंबर्स एवरी डिटेल। लेकिन जैसे अगर मैं बोलता हूँ प्रपोजिशन का यूज करते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे इसको, शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, तो शी वॉज सरप्राइज्ड एट, अब देखिए यहाँ पर एट आया, ठीक है, प्रपोजिशन आई है, तो अब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो शी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो इस रूल के साथ ही सही सेंटेंस होगा, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रामर के रूल्स सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी गैलेक्सी को, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।